नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे विजिटिंग कार्ड के लिए वास्तु शास्त्र के नियम, साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे विजिटिंग कार्ड बनेगा उन्नति का माध्यम? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से विजिटिंग कार्ड के लिए वास्तु नियम। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, सप्ताह यानी हम लोग जो आगामी सप्ताह की बात कर रहे हैं 13 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के मध्य इस समय में, इस काल में कौन सी तिथियां विशेष पड़ने वाली हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। 15 सितंबर सोमवार को महालक्ष्मी का जो पिछले 16 दिनों से व्रत चल रहा था वह व्रत संपादित हो जाएगा, वह पूर्ण हो जाएगा। 17 सितंबर बुधवार को विश्वकर्मा पूजा पड़ेगी और 19 सितंबर शुक्रवार को इंदिरा एकादशी मनाई जानी है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता प्रकट कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी जनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। शेयर सट्टे में आपको लाभ मिल सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस आगामी सप्ताह में भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करते रहना आपको बहुत शुभ फल दे सकता है। बहुत ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए कठोर रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने उतार चढ़ाव बहुत रहेगा। इस समय को भागदौड़ और कठोर परिश्रम वाला कह सकते हैं। निवेश एवं ओवर टाइम करने का सप्ताह कहा जा सकता है। आपको कई सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले सप्ताह में आपने जो भी कार्य, व्यापार के विस्तार हेतु योजना निर्धारित की है, उसको अब अगर आप क्रियान्वित करें तो आपको फायदा मिल सकता है। आगे आने वाले सप्ताह में भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर लेना, भगवान श्री राम नाम का स्मरण करना आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। चिंता और तनाव करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग भी इस सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता आप प्रकट कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय सर्वोत्तम रहने वाला है। प्रेमी जनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। शेयर बाजार में आपको लाभ मिल सकेगा, लेकिन सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। मानसिक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा क्रोध से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। आपके लिए भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करना सर्वोत्तम होगा। तो इस समय में आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा आराधना करके लाभ लेना चाहिए। बहुत ज्यादा चिंता करने से, किसी भी प्रकार की चिंता और शोक से बचने का प्रयास करिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूरा सप्ताह क्या क्या रहा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, तभी आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप अधिक सोच विचार कर सकते हैं। आपने जितनी भी ताकत और ऊर्जा का संतुलन बनाया हुआ है वह आपके लिए आगे काम आएगा। आपको थोड़ा तनाव भी हो सकता है, परंतु ग्रहों की परिस्थितियां, देवी देवता की नियमित पूजा से आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी। इस आगामी सप्ताह में श्री सीताराम जी की पूजा आराधना करना आपके लिए भी शुभ फलदायी होगा।
किसी की बातों में आने से, बहकावे में आने से बचना चाहिए। अब बारी है सिंह राशि की। देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी आर्थिक स्थिति से चिंतित और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप जहां काम करते हैं वहां आपको महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप नौकरी में बदलाव करने का विचार करेंगे या नौकरी छोड़ करके कोई ऐसा काम आरंभ कर सकेंगे जिससे आप अपना घर चला सकते हो। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो आप कर्मचारी संगठन की सदस्यता लेकर के भी आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति दिखाई देती है, यानी कुछ न कुछ राजनीतिक प्रेरित भी यह सप्ताह आपके लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से बचना है। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किया गया परिश्रम आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनके प्रति क्रोध न करके बल्कि आपको उनके बहिष्कार करने की प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की बाधाएं नजर आएंगी, किंतु समझदारी से काम करने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ चला आ रहा मतभेद समाप्त होगा। सचेत रह करके परिस्थितियों का आकलन करें और शुभ समय का इंतजार करें। महिलाओं को फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। धन उधार देने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए पूरा सप्ताह क्या क्या रहा है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी और ये हफ्ता कई खट्टे मीठे अनुभव आपको देकर के जाएगा। अचानक कई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, सावधान रहना चाहिए। आपको हर काम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पहले से ज़्यादा मेहनत होगी। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा। मन में कोई ना कोई अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में मिलजुल कर चलने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो सकता है। इस आगामी सप्ताह में श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए भी शुभ फलदायी होगी। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने से आपको भी बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको पुराने विवाद व तनाव से मुक्ति मिलेगी। पुराने ऋणों का बोझ कुछ कम होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप चाहें किसी के लिए कुछ करने को, पर समय आपका साथ नहीं दे पाएगा। निज कार्यों में किया गया परिश्रम एवं निवेश आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अपनी गलतियों के प्रति सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोई खोई हुई वस्तु की पुनः प्राप्ति हो जाए, वो दोबारा आपको मिल जाए, ऐसी संभावना मिलती है। नए संबंधों के प्रति आपको मन में थोड़ा सा इस सप्ताह में उदासीनता रहेगी। उदासीनता का भाव ज़्यादा रहेगा। महिलाएं खासतौर पर ध्यान रखें कि आपको तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। भूमि व प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत शुभ फलदायी होगा। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का यदि आप पाठ करें पूरे हफ्ते तो आप ज़्यादा अच्छा फायदा ले सकते हैं। तनाव लेने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। कलाकार या किसी भी विशेष कौशल्य से जुड़े हुए जातकों को अपनी कला व कौशल्य का प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर मिल सकता है। जैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे। इस आगामी सप्ताह में धनदा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। अब बारी है मकर राशि की। जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या कह रहा है साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आप ऑफिस में सबको प्रभावित करने के चक्कर में न पड़े। भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता रहेगी। आजीविका के साधनों में उत्तम लाभ मिलेगा। लंबी व लाभकारी यात्राओं के योग बनते हैं।
प्रेम मामलों में मधुरता रहेगी। पूंजी व स्वास्थ्य को लेकर के कुछ भागदौड़ हो सकती है। कार्य व व्यापार में नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है। आपको कुछ नए फॉर्मूले मिल जाएं। बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के ऐसे योग बनते हैं। बंधु पक्ष में चली आ रही तकरार, वाद विवाद की जो स्थिति थी वह समाप्त होगी। इस आगामी सप्ताह में भगवान शिव और शक्ति की उपासना करना यानी देवी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। किसी का अपमान न करें, आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप कर सकते हैं। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध खड़े होंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह है। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के समाचार आपको मिल सकते हैं। संतान के संबंध में चिंता आपको परेशान करेगी। इस आगामी सप्ताह में मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करना आपके लिए सुख व सफलतादायी होगी। अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कोई आपकी सहायता मांगने आए तो उसे आप मना ना करें। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए संयोग बन सकते हैं। माता जी की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गृह सजावट का काम आप हाथ में ले सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस आगामी सप्ताह में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। मनोवांछित सफलता आपको दिला सकती है। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वरिष्ठ जनों का अपमान न करें। आपको ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे विजिटिंग कार्ड के वास्तु शास्त्र नियम। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड के वास्तु नियम के बारे में। वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे नियम भी हैं जो विजिटिंग कार्ड पर भी लागू होते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका विजिटिंग कार्ड भी आपके व्यापार को, नौकरी को, आपकी उन्नति को प्रभावित कर सकता है? जी हाँ, आइए आज हम जानते हैं आपकी पहचान बताने वाला आपका विजिटिंग कार्ड किस तरफ से आपकी उन्नति को प्रभावित करता है, किस तरीके से आपकी प्रगति को वो प्रभावित कर सकता है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई व्यापारी हो, विजिटिंग कार्ड हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका विजिटिंग कार्ड शास्त्र सम्मत बना है तो यह आपको बहुत अच्छे व्यापार में सहयोग कर सकता है या नौकरी में खूब तरक्की दिला सकता है। और कहीं यह शास्त्रीय नियमों के विपरीत हो तो आपको घोर नुकसान, क्षति भी करा सकता है। वास्तुशास्त्र में आपके रहने बसने की सुविधा के साथ साथ भवन में रखे जाने वाले आधुनिक यंत्र तथा व्यापार को प्रभावित करने वाले सभी साधनों का विशेष महात्म्य है। आधुनिक समय में व्यापार में विजिटिंग कार्ड का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। फलस्वरूप आधुनिक व्यापार विजिटिंग कार्डों के माध्यम से ही प्रभावित होने लगा है। इसीलिए ये आवश्यक है कि व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा विजिटिंग कार्ड वास्तुशास्त्र के नियमानुकूल हो, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। यदि आपका विजिटिंग कार्ड वास्तु अनुकूल, रंग एवं आकर्षक बना हुआ है, आकर्षित करने वाला बना हुआ है, तो निश्चय ही आपके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत अगर विजिटिंग कार्ड बना हुआ आकर्षण विहीन रहा और वास्तु सिद्धांतों के विपरीत रहा, ऐसा अगर वास्तु का आपका कार्ड बना हुआ है, तो निश्चय ही धीरे धीरे आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जाएगा। आपको अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में असफलता का सामना करना पड़ेगा। अतः यह नितांत आवश्यक है कि विजिटिंग कार्ड बनाने से पहले वास्तु अनुसार उसमें अनुकूल रंग एवं उसकी जो डिजाइन है, किस जगह पे क्या चीजें होनी चाहिए, वह बहुत आवश्यक है। उसको आप एक बार देख लें, उसको डिजाइन उस हिसाब से करें तो निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिल सकता है।
आज की दूरसंचार क्रांति में एक दूसरे से जान पहचान तो है, परंतु ये याद रख पाना कठिन है कि किससे कब और कहां किस जगह मुलाकात हुई थी। आज संपर्क को स्थायित्व एवं गतिशील बनाने के लिए विजिटिंग कार्ड का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका विजिटिंग कार्ड कैसा हो। वास्तु के अनुसार यदि विजिटिंग कार्ड बनाया जाए तो संपर्क और व्यवसाय दोनों में प्रगतिशीलता बनी रहती है, संबंधों में गर्माहट बनी रहती है। व्यावसायिक क्षेत्र के विकास के लिए विजिटिंग कार्ड सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक एक संपर्क सूत्र का काम करता है। हर व्यक्ति या संस्था खुद की एक अलग पहचान स्थापित करना चाहते हैं और यह अलग पहचान को सामने वाले व्यक्ति के मानस पर, उसके मन और मस्तिष्क पर प्रभावशाली रूप से प्रभावित करने का श्रेष्ठ जो तरीका है वह विजिटिंग कार्ड ही करता है। क्योंकि जितना अट्रैक्टिव, जितना इंप्रेसिव आपका विजिटिंग कार्ड होगा, सामने वाले के दिमाग में आपके बारे में जानकारी, आपके बारे में याद उतने समय तक ज्यादा बनी रहेगी। आइए अब ये समझ लेते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड को आप वास्तु की दिशाओं से कैसे जोड़ेंगे। आप अपने विजिटिंग कार्ड को अपने सामने रखें, उसके जो ऊपर की दिशा होगी वह जो दिशा होती है उसको पूर्व दिशा मानते हैं। हमेशा ज्योतिष का और वास्तु का नियम है कि जो ऊपर की दिशा होती है, इसीलिए कुंडली में भी जो पहला लग्न होता है जिसको उदय काल मानते हैं उसे पूर्व दिशा मानते हैं। और जब आपको पूर्व दिशा मालूम हो गई या कोई भी एक दिशा मालूम हो गई तो जो दिशा जानने का सूत्र है, जैसे हमें बचपन में पढ़ाया गया, हम लोग नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर सन सूर्योदय ईस्ट से होता है तो उसके ठीक पीछे पश्चिम होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। और उस हिसाब से आप चारों दिशाओं को निश्चित कर सकते हैं। तो सबसे सामने की जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी और उसके बाद उसके ठीक नीचे पश्चिम दिशा होगी, दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। आपकी समझ के लिए मैंने ये डिजाइन बना करके रखी है, आप ये देखिए ये कार्ड आपके सामने मैंने डिजाइन करके रखा है। एक छोटा सा उदाहरण है। सामने की जो ऊपर की दिशा आती है कार्ड में, इसे ईस्ट कहते हैं। इसके ठीक नीचे पश्चिम हो जाएगा और इसके दाहिने हाथ की तरफ जो है वो दक्षिण हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इनकी चारों उप दिशाओं को भी प्लान कर सकते हैं। इस कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ईशान कोण जिसे कहते हैं। ये आग्नेय कोण हो गया जो पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो आ रही है दिशा, ये जो कोण हो गया, इसे दक्षिण और पश्चिम का नैऋत्य कोण कहेंगे। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में आने वाला वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। तो हमारे पास चारों उपदिशाएं और चारों दिशाएं मिल गई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। विजिटिंग कार्ड का आकार जो है वह समकोण होना चाहिए। विषम कोण वाला विजिटिंग कार्ड संपर्क को अस्थायी एवं विवादग्रस्त बना देता है और शीघ्र ही आपके संबंध टूट जाते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है, हमेशा कार्ड जो है या तो रेक्टेंगुलर हो, आपने देखा होगा विजिटिंग कार्ड रेक्टेंगुलर ही होते हैं, या फिर चौकोर आजकल बनने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने डिजाइन किया, फूल पत्ती की डिजाइन में विजिटिंग कार्ड बनाया। ऐसे विजिटिंग कार्ड या ऐसे संपर्क स्थायी नहीं हो पाए। इस कारण से वो विजिटिंग कार्ड जो है बहुत प्रभावी नहीं रहे, वो चल नहीं पाए। कार्ड में किस दिशा में क्या लिखवाया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिए। कार्ड के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। जिस तरीके से घर का एक ब्रह्म स्थान होता है जहां पर मना किया जाता है कि यहाँ कोई भारी निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ गंदी चीजें जैसे टॉयलेट्स इत्यादि ना हो, बर्तन साफ करने की जगह ना हो, इसी तरीके से जो ब्रह्म स्थान होता है कार्ड के बीच की जगह हमेशा छोड़ देनी चाहिए। इसको छोड़ करके अगर आप नीचे की तरफ अपना नाम लिखवाते हैं, यानी दक्षिण या पश्चिम की तरफ आप अपना नीचे की तरफ नाम लिखवाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपको अपने काम में, अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में स्थायित्व मिलती है, स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं आप। मोबाइल नंबर्स जो हैं वो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में ही लिखना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने व्यवसाय व संस्थान का नाम और पूरा पता दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में अगर आप लिखवाते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर में लिखवाते हैं या साउथ या वेस्ट की तरफ लिखवाते हैं और उसके लिए खासतौर पर रेड कलर के फॉन्ट्स का यूज करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि आपका व्यापार जो होता है वो चिरस्थायी भी होता है और उसके साथ साथ आपके अपने काम की, अपने व्यापार की और आपके नाम की कीर्ति प्रसिद्धि होती है। क्योंकि नैऋत्य कोण जो है वह स्थायित्व देने वाला होता है और व्यापकता का प्रतीक माना जाता है।
कार्ड के रंगों का चयन आपको अपनी जन्मपत्री के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको फ़ोन नंबर लिखने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर पश्चिम कोने में भी मोबाइल नंबर और आजकल ईमेल लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये तरंगों पर आधारित हैं। तो आप उत्तर पश्चिम में यानी वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ईमेल और फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल सकते हैं। आपकी अपनी धार्मिक मान्यता अनुसार कोई धार्मिक चिन्ह यदि आप अगर लगाना चाहते हैं या राष्ट्रीय चिन्ह लगाना चाहते हैं, कंपनी का कोई लोगो, ट्रेडमार्क, मोनोग्राम या स्वास्तिक, कलश, गणपति, ओम इत्यादि जो भी धार्मिक चिन्ह हैं, अगर आप अपने कार्ड पर वो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कार्ड का जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है आपके कार्ड का, अगर आप वहां पर इसे प्रिंट करते हैं, इसे वहां पोजीशन देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे विजिटिंग कार्ड के लिए कार्ड का मध्य क्षेत्र, जिसे वास्तु का ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे खाली रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि सुंदर और वास्तु के अनुसार डिजाइन किया हुआ विजिटिंग कार्ड आपके संपर्कों में मधुरता एवं व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि फ़ोन नंबर आग्नेय या वायव्य में लिखना चाहिए, नाम और पता दक्षिण और पश्चिम की तरफ रखें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे के आने वाले एपिसोड में हम आपको आपके व्यापार, व्यवसाय या आपकी नौकरी के अनुसार कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं अपने विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करते समय, रंगों का संयोजन कैसे करना चाहिए, रंगों का चयन कैसे करें, इससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।